विचार करिए, जन्म कुंडली में अगर लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश, विचार करिएगा, अगर लग्नेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों और जन्म कुंडली के पंचमेश लग्न में बैठे हों, तो क्या कहा, लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में, और जन्म कुंडली में कहीं भी देवगुरु बैठे हों, किसी भी भाव में देवगुरु बैठे हों, उससे त्रिकोण में अर्थात पंचम भाव में, उससे त्रिकोण में अर्थात नवम भाव में जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बैठे होने चाहिए। समझ में आ गई बात? मुझे कल किसी ने लिखा था कि पंडित जी आप दोहराया मत करिए, कार्यक्रम निश्चित रूप से अच्छे होते हैं पर आप दोहराते हैं तो समय खिंच जाता है। अगर किसी को दोबारा सुनना होगा तो वो डबल स्पीड पे करेगा या तो फिर स्लो कर लेगा। तो इतना तो सच्ची है और उनकी बात सही भी थी। तो ये बात हो गई। दूसरा कि अगर नौमांस चक्र में, अब ध्यान से देखना होगा, नौमांस चक्र में बुद्धि का परीक्षण जो बहुत ही शालीनता से हो जाता है कि नौमांस चक्र में अगर जन्म कुंडली के, अब नौमांस चक्र यहां पे हो गया, अब ये लग्न चक्र तो आपने देख लिया, अब नवांश चक्र में क्या देखना है, नवांश चक्र के पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी और तो और लग्न भाव के स्वामी, तीनों नवांश चक्र के लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी गुरु से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जातक निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। फिर उसके पास तर्क के, ज्ञान के बारे में या ज्ञान के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। वो झट से बहुत सारे ग्रंथों का अध्येता हो जाता है, अध्ययन करने वाला हो जाता है। आप बहुत सारे ऐसे आचार्य की कुंडली उठा करके देख लीजिए जिनकी कुंडली के नवांश चक्र के, अब जरा सोच के देखिए कि लग्न चक्र में आप पंचम भाव का परीक्षण कर रहे थे और नवांश चक्र में बात बिल्कुल ही उलट गई। आप वहां पे लग्न, पंचम और नवम को देख रहे हैं। वहां पे सिर्फ आपने पंचम को नहीं देखा है, वहां पे आपने लग्नेश को देखा है कि क्या वो गुरु से दृष्ट हैं, क्या पंचमेश गुरु से दृष्ट हैं, या क्या नवम भाव के स्वामी गुरु के साथ नवम भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हैं। बात इतने पर भी खत्म नहीं होती है। फिर क्या कहा कि जन्म कुंडली के नौमांस चक्र के बलवान होने के लिए कि पंचम भाव के स्वामी शनि और गुरु से केंद्र में हो। इसको कैसे समझेंगे, उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली 10 नंबर की बनी, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये नौमांस चक्र की बात है। यह सिद्धांत आपको नौमांस में देखना है। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के नवांश चक्र के पंचम भाव के स्वामी शनि और गुरु से केंद्र में हो। मतलब पंचम भाव के स्वामी शुक्र थे, मैंने यहां बिठा दिया, और शनि से केंद्र में हो, अर्थात शनि या तो यहां बैठे हो, या तो शनि यहां बैठे हो, या तो शनि यहां बैठे हो। तब ये शुक्र पंचमेश जो हैं वो शनि से केंद्र में होंगे। और दूसरा क्या लिखा कि अगर वो शनि से केंद्र में नहीं है तो कम से कम गुरु से केंद्र में होने चाहिए। तब जातक निश्चित रूप से विशिष्ट बुद्धिशाली होता है। वो किसी को भी अपने तर्क के आगे टिकने नहीं देता। उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो मेधावी होता है। और मैं ये कार्यक्रम क्यों बना रहा हूं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सिर पैर कहां से आ गया कि मैंने आज किसी की बुद्धिमत्ता का परीक्षण क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं किसी की कुंडली देख रहा था और मुझे उस कुंडली में यह सिद्धांत देखने को मिल गया था, और सामने वाले ने प्रश्न भी यही पूछा था। तो उनके कहने पर ही मैं कार्यक्रम आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण कैसे करेंगे कि वो कितना बुद्धिमान है। तो ये 3-4 सूत्र अगर आप अपने नौमांस चक्र में लागू कर लेते हैं, निश्चित रूप से यह भी बात समझनी होगी कि किसी भी जातक की कुंडली के बुद्धिमानी का परिचय अगर निकालना हो तो आप सिर्फ लग्न और नवांस ही नहीं, चतुर्विशांसा भी देखेंगे। विद्या अध्ययन कैसा है, उसका संपूर्ण विद्या चक्र कैसा बना हुआ है, तो उसके D24 चार्ट को देखेंगे। किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले लिखा था कमेंट में कि पंडित जी किसी कार्यक्रम में चतुर्विशांसा चक्र का निश्चित रूप से विश्लेषण करिए। तो चतुर्विशांसा चक्र का भी अध्ययन करके वहां पे आप उस जातक के बुद्धिशाली होने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। और सामान्यतया अगर लग्न और नवांश चक्र के ये दोनों तीनों सिद्धांत
मजबूती शनि से भी ज्ञान का विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर होंगे तो वो व्यक्ति ना एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, वो बार बार बदलता रहे, उसकी चंचलता बड़ी उसे मारती रहेगी।